हेलो व्यूवर्स। आइए आज समझें कि क्या भारत 1971 का इंडो पाक वार वास्तव में जीता था। वैसे जीत की जश्न में तत्कालीन विपक्षी दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को दुर्गा की उपाधि से नवाजा था। क्या यह उपाधि उचित था? हुआ यह कि 13 दिनों के युद्ध में पाकिस्तान पराजित हुआ। उसके 93,000 सोल्जर्स भारतीय सेना के समक्ष सरेंडर किए। हार के कागजात पर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी जनरल ए के नियाजी ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने दस्तखत किए। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन गया, जिसे सबसे पहले भारत ने रिकॉग्नाइज किया, भारत ने मान्यता दी। भारत के इस कार्रवाई से कई देश नाराज हो गए, लेकिन ग्लोबल मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, जिसे आम भारतवासी गदगद हो उठे। अब आइए इस घटना का जियोपॉलिटिक्स के नजर से भारत के इंटरनल, एक्सटर्नल और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट को समझे। भारत के वेस्ट में पहले वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट में एक कमजोर ईस्ट पाकिस्तान था। दोनों पाकिस्तान का सीट ऑफ गवर्नमेंट वेस्ट में था, जो अपने धन का 90% उपयोग वेस्ट पे करता था और केवल 10% पूर्वी पाकिस्तानियों के डेवलपमेंट पर। यही इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में तब्दील हो गया और इस वार का रूट कॉज भी यही था। पाक सेना के अत्याचार से लाखों बांग्लादेशी रिफ्यूजी भारत में प्रवेश कर गए, जिससे इंडियन इकोनॉमी पर दबाव पड़ गया। इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेशी रिफ्यूजियों के राहत के लिए अपने ही देश के नागरिकों पर 5 पैसे का टैक्स लगाया सभी पोस्टल लेटर्स पर, जिससे कि रेवेन्यू में कुछ इजाफा हो जाए। कई डिफेंस एनालिस्ट 1971 के इंडो पाक वार का एनालिसिस किए। उनके अनुसार बांग्लादेश के जन्म के पहले, हालांकि भारत के दोनों विंडो पर एनिमी थे, लेकिन ईस्ट में एनिमी हमेशा कमजोर ही रहता, जिससे आसानी से निपटा जा सकता था। लेकिन अब एक स्वतंत्र बांग्लादेश खुद या विदेशी शक्तियों के मदद से भारत के लिए एक इरिटेंट पावर के रूप में उभर सकता था, जो भविष्य के लिए एक तीखा सिरदर्द था, तीखा सिरदर्द बन सकता था।
और कभी-कभी ऐसा प्रतीत भी होने लगा। तुरंत तो शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की पार्टी ने भारत के एहसान को माना, लेकिन बाद की सरकारों ने भरपूर शत्रुता भी दिखाई। 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को जब पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के 11 ठिकानों पर हवाई हमला किया ऑपरेशन चंगेज खां के तहत, तो भारतीय सिपाहियों ने, भारतीय सेना ने वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर पर इसका जवाब दिया। 17 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत ने अपने मकसद के सफलता के बाद यूनिलैटरल सीज फायर की घोषणा की। ईस्टर्न सेक्टर में तो सब कुछ भारत के अनुकूल हुआ। ईस्ट पाकिस्तान का वर्ल्ड मैप से गायब हो जाना एक पहली सफलता दिखी, लेकिन वेस्टर्न सेक्टर में सब कुछ भारत के अनुकूल नहीं था। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि दो द इंडियन आर्मी had penetrated deep into western Pakistan in the Rajasthan and Shakargarh sector, Pakistan was in occupation of the Chamb sector when India declared a unilateral ceasefire. ऐसे क्रिटिकों का मानना है कि भारत को सीज फायर कुछ और दिनों के बाद घोषित हो करना चाहिए था, जब छम्ब सेक्टर भी उसके हाथ में आ जाता। क्या जल हड़बड़ी थी, क्योंकि किसी को पता नहीं, लेकिन यह तथ्य है कि छम्ब आज भी आजाद कश्मीर का हिस्सा है। सीज फायर डिक्लेयर करने के दिन से ही एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्चुअल सीमा रेखा मान लिया गया। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स अक्रॉस द ग्लोब यह मानते हैं कि भारत ने युद्ध क्षेत्र में जो अर्जित किया उसे डिप्लोमेसी के टेबल में गंवा दिया, जब 1972 में 1972 में शिमला समझौता के अंतर्गत जो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ। The military victory turned into a diplomatic defeat. यह कैसे हुआ, कहां चूक हो गई, आइए समझते हैं। भारत के नेगोशिएटर्स का यह मानना था, शायद यह मानना था, कि बांग्लादेश के हार के बाद भुट्टो अत्यधिक दबाव में होंगे, अपने 93,000 प्रिजनर ऑफ वार पीओडब्ल्यूज के वापसी के लिए। लेकिन यहीं पर भारतीय नेगोशिएटर से चूक हो गई, क्योंकि यह प्रिजनर ऑफ वार्स के वापसी भुट्टो की सेकेंड प्रायोरिटी थी। भुट्टो को यह फर्म विश्वास था, यह मानना था कि आज नहीं तो कल भारत को प्रिजनर ऑफ वार वापस करने होंगे इंटरनेशनल दबाव में। और तो और भारत का दोस्त सोवियत संघ ने भी, सोवियत यूनियन ने भी भारत को भारत से
यूएस, यूके, चाइना की तरह यह अपील करने लगा कि वो प्रिजनर ऑफ वार्स को वापस कर दे। अगस्त जो रशिया 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी किया, वही रशिया अगस्त 1972 में उसका रुख बदल कैसे गया, आइए यह जानते हैं। भारतीय नेगोशिएटर शायद एक और तथ्य को नजरअंदाज कर दिए कि 1972 के शुरुआती महीनों में भुट्टो ने एक शॉर्ट ट्रिप किया था मॉस्को में, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही वेग हिंट दिया था सोवियत लीडरशिप को कि वह चाहता है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले सेंटो और सीटो से अलग हो जाए और भारत की तरह एक पाकिस्तान सोवियत ट्रीटी करे। यह इशारा काफी था सोवियत लीडरशिप के लिए कि वो भारत से कुछ अपील करे। भारत एक कैच 22 सिचुएशन में अपने आप को पाया। यहाँ हमें यह ध्यान देना होगा कि 13 दिनों के युद्ध के समय जब यूएस ने अपना 7th फ्लीट और यूके ने अपने एचएमएस ईगल को पाकिस्तान के मदद के लिए भेजा, तो उसे सोवियत वारशिप्स ने ही अपने मैन्यूवरिंग से निगेट किया। पुनः भारत को यह भी भय था कि सबकी बातों को, विशेषकर अपने मित्र सोवियत संघ की बातों को नजरअंदाज करते हुए वो चलेगा तो कहीं उसका एक कंप्लीट इंटरनेशनल आइसोलेशन ना हो जाए। बात जो भी हो, शिमला समझौता हुआ जिसमें भुट्टो जो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ आए थे, सफलतापूर्वक 93,000 पीओस को तो वापस ले ही गए, छम सेक्टर में उन्हीं के छम सेक्टर भी उनके पास रह गया, अर्थात लगभग 12,000 स्क्वायर किलोमीटर को रिटेन करने में वह सफल हुए। लैंड फॉर पीस जो भारत चाहता था वो हो नहीं सका। भारत, हम शायद यह भूल गए कि मात्र ये आश्वासन जो दिया था भुट्टो ने कि वह पाकिस्तान लौटकर अपनी जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर कश्मीर समस्या का निदान करेंगे, यह भूल गया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोस्ट डेटेड चेक का कोई महत्व नहीं होता है, और खासकर उस व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ जो भारत के साथ 1000 साल युद्ध करने की बात करता था। वैसे भुट्टो की मंशा पूरा नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान एक अनडेमोक्रेटिक देश है जहां स्वयं भुट्टो सैनिक तानाशाहों के फंदे में फंस गए और उन्हें फांसी हो गई। भारत जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ रहा है, आगे भी चढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।